जब मुझे और जेक को मिसेस हॉथॉर्न के साथ रहने के लिए भेजा गया तो हमसे कहा गया था कि यह हमारी एक नई शुरुआत है, फिर से एक परिवार का हिस्सा बनने का मौका, शहर से बाहर एक घर में रहने का मौका जहां हवा साफ थी और रातें शांत। मैं इस बात पर भरोसा करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही हम वहां पहुंचे मुझे कुछ तो बहुत ही गलत लगा। मिसेस हॉथॉर्न का घर काफी पुराना था, जो तश्कों के वजन से नीचे झुका हुआ था और घने जंगलों से घिरा था। अंदर की हवा बासी थी और चरमराते फर्श पर मिट्टी जमी हुई थी। मिसेस हॉथॉर्न ने एक अजीब मुस्कान के साथ हमारा स्वागत किया। उन्हें एक बूढ़ी औरत होना चाहिए था। उन्होंने अपने सफेद बालों का जोड़ा बनाया हुआ था और उनके हाथों पर झुर्रियां थी, लेकिन उनका चेहरा काफी जवान और चमकता हुआ लग रहा था, जैसे वो सिर्फ 30 साल की हो। वहां हमारे अलावा 3 बच्चे थे, और जो काफी अजीब बात थी क्योंकि हमें इस बारे में नहीं बताया गया था, वो काफी शांत थे। उनकी आंखें नीचे देख रही थी और वो ऐसे चल रहे थे जैसे आधी नींद में हो। जेक, क्या तुम्हें लगता है कि ये ठीक है? वो बस शर्मा रहे हैं निया, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए यकीन कम होने लगा। हाउस अपने आप में जिंदा लगने लगा था। दरवाजे अपने आप खुल जाते और दीवारों पर परछाइयां नजर आने लगती। रात के वक्त मुझे छत से अजीब आवाजें आती हुई सुनाई देने लगी, खरोंचों की आवाज, जैसे कोई बाहर निकलने के लिए अपना रास्ता बना रहा हो। बाकी बच्चों ने कभी इसकी बात नहीं की, यहाँ तक कि कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मैंने उनमें से एक बच्चे ओलिवर से इस बारे में बात की तो उसने मुझे कहा कि मैं ये बात ना करूं, वरना केयरटेकर को पता चल जाएगा। मुझे यकीन है कि वो हमें नहीं सुन सकती। और तभी ओलिवर का चेहरा फीका पड़ गया और वो वहां से चला गया। लेकिन जाते जाते उसने बताया कि मिसेस हॉथॉर्न यहाँ की केयरटेकर नहीं है। ये पहली बार था जब मैंने केयरटेकर के बारे में सुना, लेकिन आखिरी बार नहीं। बाकी बच्चे भी उसके बारे में फुसफुसा कर बात करते थे जब उन्हें लगता था कि कोई उन्हें सुन रहा है। लेकिन मैंने उनकी कुछ बातें सुन ली। उनका मानना था कि केयरटेकर छत पर रहता था और उसने मिसेस हॉथॉर्न को अपने नियंत्रण में किया हुआ था, और इसी वजह से घर में अजीब अजीब सी चीजें होती थी। हर रात मिसेस हॉथॉर्न अजीब रिवाज किया करती थी। वो बहुत सारी मोमबत्तियां जलाती और उन्हें गोले में लिविंग रूम के बीचों बीच लगा देती। फिर वो एक अलग ही भाषा में मंत्र पढ़ती जो किसी को समझ नहीं आते। उनकी आवाज हवा की तरह कभी बढ़ती तो कभी घट जाती। जब मैंने पहली बार ऐसा होते हुए देखा तो मैं हैरान हो गई। उनके रीति रिवाज और भी ज्यादा अजीब होते जा रहे थे और आवाज डरावनी। मैं डर के मारे वापस भाग गई, लेकिन मैंने ध्यान दिया कि बाकी बच्चे और भी ज्यादा कमजोर हो रहे थे। उनके चेहरे और भी ज्यादा फीके, आंखें धसी हुई, और वो पहले से और भी ज्यादा धीरे चल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर से जान निकाली जा रही हो। एक दिन मुझे एक पुरानी तस्वीर मिली। वो तस्वीर मिसेस हॉथॉर्न की थी। वो अपने घर के बाहर खड़ी हुई थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। उस तस्वीर पर 1952 लिखा हुआ था, लेकिन मिसेस हॉथॉर्न अभी भी वैसे ही लग रही थी। कोई झुर्रियां नहीं, ना ही उम्र होने का कोई निशान। उनकी त्वचा अभी भी वैसे ही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा जब मुझे एहसास हुआ कि कुछ अजीब होने वाला है। मैंने जेक से बात की और उस रात हमने छत देखने का फैसला किया। मोमबत्तियां पहले ही जल चुकी थी और मिसेस हॉथॉर्न रीति रिवाज के बीच में थी। उनके मंत्रों का उच्चारण और भी ज्यादा तेज और भयानक होने लगा। घर में काले जादू का प्रभाव हो रहा था। दीवारों पर काली परछाइयां नाचने लगी जैसे वो जिंदा हो। हमने तब तक इंतजार किया जब तक मिसेस हॉथॉर्न के रिवाज खत्म नहीं हो गए, और फिर हम ऊपर चढ़े। छत का दरवाजा बंद था, लेकिन हमें किसी के अंदर होने की आवाज आ रही थी। जैक को दरवाजा खोलने का तजुर्बा था, इसलिए मैं उसे अपने सर से एक पेन निकाल कर देती हूँ। जैक, जल्दी करो, इससे पहले कि वो नोटिस करे हमें ये करना होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ निया, तुम बस नजर रखो। और फिर दरवाजा खुल गया। अंधेरे और अजीब गंध के बीच हम अंदर गए। जैक अपने साथ एक माचिस लाया था। जैसे ही उसने माचिस जलाई, हमें उसकी रोशनी में उसकी आकृति दिखाई दी। वो कोई इंसान या जानवर नहीं था। वो आसानी से 10 फीट लंबा था और उसकी आंखें लाल थी। इससे पहले कि हम झटके से बाहर निकल पाते, मुझे एहसास हुआ कि वो बदबू मिट्टी की तेल की थी, और इससे पहले कि मैं जेक को रोक पाती, उसने एक नई माचिस को जलाने के लिए आधी जली हुई माचिस फेंक दी। बस इतना करने की देर थी और छत पर भयानक आग फैल गई, और बीच में हमने उस राक्षस को जोर से चिल्लाते हुए देखा। हम डर गए और हम भागने के लिए पीछे मुड़े, लेकिन तब तक मिसेस हॉथॉर्न हमारे पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें काली हो गई थी और मुंह खुला हुआ था, जिससे काले दांत दिखाई दे रहे थे। तुम्हें लगता है तुम बच जाओगे? तुम मेरे हो। जेक ने मुझे सीढ़ियों में धक्का दे दिया और उस औरत ने जेक पर हमला किया। भागो निया, मैं तब तक इसे रोकता हूँ। मैं वहां से नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जेक ने मुझे धक्का दे दिया। जैसे ही मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, वो काले राक्षस और मिसेस हॉथॉर्न एक छवि बन गए। जैसे ही आग ने उसे घेरा, अचानक उसकी उंगलियों से बड़े बड़े पंजे निकल आए। आग भड़क उठी और छत को अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं मदद के लिए बाकी बच्चों के पास भागी, लेकिन जैसे ही मैं उनके पास पहुंची, मैं हैरान रह गई।
उनकी आंखें भी एकदम काली हो गई थी। और तब मुझे समझ में आया कि आखिर क्यों किसी ने हमें इन बच्चों के बारे में नहीं बताया था। वो सब भी मर चुके थे। जैसे ही आग ने पूरे घर पर कब्जा किया, मुझे जेक के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। मैं रोने लगी और मदद के लिए बाहर भागी। मैं तब तक नहीं रुकी जब तक कि पास वाले घर तक नहीं पहुंच गई। पड़ोसियों ने पुलिस को बुला लिया, लेकिन जब तक सब इकट्ठे हुए, घर राख में बदल चुका था। पुलिस को बाकी बच्चों की लाशें घर के पीछे जमीन में दफन मिली। उनकी आंखें भी नहीं थी, लेकिन उन्हें कभी भी जेक या मिसेस हॉथॉर्न नहीं मिले। ऐसे लगा जैसे वो हवा में कहीं गायब हो गए थे। कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था जब तक लाशें नहीं मिली, लेकिन उसके बाद भी किसी के पास कोई जवाब नहीं था। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, 10 साल के बाद भी, कि मैंने उस रात क्या देखा था। मैं बस उम्मीद करती हूँ कि जेक की आत्मा को शांति मिले।